नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ न कोई नीति है न कोई नियम है, जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का भरपूर इस्तेमाल कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक जमीन पर अपना कब्जा अपनी धमक से कायम कर सकता है। बिहार के विधानमंडल में भले ही शीतकालीन सत्र चल रहा हो, लेकिन इस शीतकालीन सत्र वाले शब्द से शीत का कोई लेना देना बिहार के राजनीतिक गलियारों से नहीं है, क्योंकि यहाँ के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है और हलचल तेज होने से राजनीतिक गर्माहट अपने चरम सीमा पर है। जैसा कि हम कुरुक्षेत्र में आपको बताते हैं कि यहाँ राजनीति के सहमत का खेल खेलने के लिए कोई भी समय निर्धारित नहीं है, कोई भी काल निर्धारित नहीं है, न वो सुबह का समय है न वो शाम का समय है। अपने राजनीतिक सूझबूझ से कोई भी किसी भी क्षण अपनी जो मजबूती है उसे दर्शा सकता है। बिहार की राजनीति हमेशा करवट लेती रहती है और ऐसे में कुढ़नी उपचुनाव को एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा था आने वाले राजनीतिक भविष्य के लिए। कई ऐसे राजनीतिक दिग्गज थे जिन्होंने कह दिया कि कुढ़नी के चुनाव पर ही आने वाले राजनीतिक समय का दिशा और दशा दोनों निर्धारित होगा, दोनों उसी पर तय होगा। तो कुढ़नी का रिजल्ट आ गया और कुढ़नी में बीजेपी ने बाजी मारी। महागठबंधन के हार के बहुत सारे फैक्टर थे, उस फैक्टर में से कुछ की हम पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे बढ़ेंगे कि उस फैक्टर का अब जो है कितना औचित्य रह गया है और इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है आने वाले रणनीतियों को लेकर के। सबसे पहले फैक्टर की बात कर लेते हैं। कुढ़नी उपचुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर था महागठबंधन की हार का कि वहां पर पासी समाज के लोग नाराज़ थे। पासी के साथ साथ जो समाज से वंचित और SC/ST कोटे में जितनी जातियां आती है वो खासकर नाराज़ थी नीतीश सरकार से, और उसमें बड़ा वजह था ताड़ी का व्यापार, ताड़ी वाले मुद्दे को लेकर के, कि उनका सीधे तौर पे कहना था कि ताड़ी व्यवसाय को पहले नीतीश कुमार जी ने कहा कि नीरा से हम जो है रिप्लेस कर रहे हैं, नीरा बनाया जाना चाहिए, और नीरा को लेकर के नीतीश सरकार ने बड़े बड़े दावा भी किए। लेकिन नीरा वाला जो योजना है नीतीश सरकार का, वो कहीं ना कहीं धरातल में जा कर के कहीं अपने लिए ही ज़मीन ढूंढता हुआ दिख रहा है। यानी कि नीरा वाला योजना था जो नीतीश सरकार का, वह पूरी तरीके से विफल हो गया। इसके बाद ताड़ी वाले प्रकरण पर, ताड़ी के बिक्री खरीद पर रोक लगाने वाली बात आई और पासी समाज के बहुत सारे लोगों को जेल में भर करके रखा गया है। ऐसे पासी समाज के बहुत सारे लोगों का कहना है, बहुत सारे नेताओं का कहना है। तो कुल मिलाकर बात समझें तो एक पासी समाज में शराबबंदी को लेकर के, और ख़ासकर शराबबंदी की बात छोड़ दीजिए, ताड़ीबंदी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी और इसका असर कुढ़नी में देखने को मिला कि क्रॉस वोटिंग हुई। और दूसरा, प्रत्याशी के स्तर पर भी कुछ नाराज़गी थी, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो ये कुढ़नी का रिजल्ट हो गया। लेकिन अब समझिए, कुढ़नी बीते हुए ज़माने की बात हो गई, इतिहास की बात हो गई। लेकिन इतिहास की एक खूबसूरती है कि इतिहास में जो भी घटित होता है वह रिकॉर्ड हो जाता है और एक किताब का शक्ल ले लेता है, और उस किताब के पन्नों को उल्टा करके कोई भी सीख सकता है। जिसके साथ घटित हुआ हो वो भी, जिसके साथ नहीं घटित हुआ हो वो भी, और जो राजनीति में नव पौध हो, नया पदार्पण कर रहा हो, वो भी उस इतिहास के घटनाओं से सब कुछ सीख सकता है और अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है। अब समझिए, 2016-17 का टाइम आपको याद होगा। 17 में जब नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे और बीजेपी वहाँ 50 से 52 सीट के भीतर में आकर के लॉक हो गई थी, तो सुशील कुमार मोदी जी वहाँ एक अध्याय खोले हुए थे। वो था खुलासों का अध्याय, और एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है, एक रणनीति के तहत नीतीश सरकार और तेजस्वी सरकार पर उस समय हमलावर हुआ करते थे। जिसके बाद नीतीश कुमार जी इस बात से इतना परेशान होते हैं कि 2017 में उन्हें पाला बदलना पड़ता है और फिर बीजेपी के साथ आ गए थे। लेकिन 2022 में आकर के स्थिति फिर बदल गई और बीजेपी के साथ आकर के उन्होंने फिर से एक बार गेम बदल दिया और सत्ता की जो चाबी है तेजस्वी यादव जी के हाथ में सौंप दी। यानी कि खुद मुख्यमंत्री रहे और बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जी शपथ ले लिए। हमने ये भी देखा, ये दौर भी देखा, और वर्तमान में महागठबंधन की सरकार चल रही है। लेकिन इस सरकार के बनने के साथ ही भविष्य को लेकर के तिथियां लिखनी शुरू हो गई, रणनीति बनना शुरू हो गई।
2024 और 2025 सबके जुबान पर, जितने भी राजनीतिक हैं सबके जुबान पर एक बात खुले तौर पर देखा होगा आपने, इस जुबान पर आपने अंकित देखा होगा ये बात कि 2024 और 2025 की ही तैयारी चल रही है। कुर्नी में भी जितने भी नेता जा रहे थे, चाहे जदयू के जो संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, या फिर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी की बात कर लीजिए, या फिर जनता दल यूनाइटेड के जो आपको बता दें कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश सिंह कुशवाहा की बात कर लीजिए, सब यही बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी को आगे बढ़ाना है और बीजेपी जो सांप्रदायिकता की राजनीति करती है उससे छुटकारा पाने के लिए कुर्नी की जनता जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उन्हें वोट दे, ये अपनी बात में रख रहे थे। यानी कि वहाँ भी तैयारी हो रहा था 2024 और 2025 के लिए प्लॉटिंग की जा रही थी। और आपको बता दें कि हम कुर्नी में तो लगातार बने हुए थे, वहाँ के अगर यादव जो नीतीश कुमार जी के प्रत्याशी की ओर, यानी कि जदयू के प्रत्याशी की ओर यादव अगर टर्न हो रहे थे, उनकी ओर अगर घूम रहे थे, तो उनके मन में ऐसा नहीं था कि तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार जी के साथ हैं इसलिए देते हैं, महागठबंधन में हम लोग हैं इसलिए वोट देना है। उनके मन में एक ही बात थी और ये बात अंकित थी उनके मन में कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है हमें आने वाले समय में, तो इसलिए हम जो हैं वह वोट करने जा रहे हैं। और इस बात को लेकर के अब जो है अंततः हार हो गई महागठबंधन की कुर्नी में। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी बड़े प्लान के साथ आए हैं। सुशील कुमार मोदी जी जब से गठबंधन में परिवर्तन हुआ है तब से सुशील कुमार मोदी जी पुराना 2017 वाला चैप्टर खोल करके तैयार हैं। संजय जायसवाल तैयार हैं। सुशील कुमार मोदी जी आते हैं, एक नया आरोप लेकर के आते हैं, फिर उसी आरोप में खुद फंस जाते हैं। तो चीज़ें ऐसे ही हो रही है, 2017 वाला ही पुराना उनका चल रहा है, उसी लाइम लेंथ पे वो बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन इतिहास से नीतीश कुमार जी सबक लिए हुए हैं, तो उससे नीतीश कुमार जी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। अब समझ लिए ताज़ा अगर मामलों को देखें तो सुशील कुमार मोदी जी अभी ज़मीन ढूंढ रहे हैं एयरपोर्ट के लिए पूर्णिया में, और कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने जो ज़मीन जो दिया है पूर्णिया में एयरपोर्ट के लिए वह उत्तर के बदले दक्षिण में दे दिया है, और इस वजह से नीतीश सरकार वहाँ अरंगा लगा रही है। उसके बाद जदयू की ओर से पलटवार आ गया। उमेश सिंह कुशवाहा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे कह रहे हैं कि उत्तर में जो है पर्याप्त ज़मीन है और वहाँ पर 25 लाख लोगों के कैपेसिटी का जो है, उससे अधिक लोगों के कैपेसिटी का वहाँ सब कुछ बंदोबस्त हो सकता है। जबकि पटना का उन्होंने हवाला दिया, पटना एयरपोर्ट पे वर्तमान में 7 लाख लोगों के ही कैपेसिटी का पूरा प्रकरण है। तो ऐसे में सरकार वहाँ पर जो बीजेपी की सरकार है, केंद्रीय सरकार है, और जो नागर उड्डयन मंत्री हैं वे जानबूझ करके ऐसे मसलों को फंसा रहे हैं ताकि बिहार सरकार की इन पूरे मामलों पर किरकिरी हो। और ऐसे में जदयू की ओर से बिहटा वाला जो एयरपोर्ट है उसको लेकर के भी चर्चा की गई कि बिहटा वाला एयरपोर्ट के लिए ज़मीन पहले से दी हुई है, उसमें केंद्र सरकार को अभी तक जो है बाउंड्री करवाने की फुर्सत नहीं हुई है, और वे ऐसे ही अनर्गल आरोप करते रहते हैं, बयानबाजी करते रहते हैं। और उन्होंने कहा है कि बिहटा वाला जो एयरपोर्ट है वहाँ पर मामला फंसा हुआ है कि वहाँ से वे लोग मांग रहे हैं कि हमें पार्किंग के लिए ज़मीन चाहिए। तो पहले एयरपोर्ट बना ही नहीं और पार्किंग के अधिग्रहण के कारण वहाँ सब कुछ फंसाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि जानबूझ करके फंसा हुआ है। हालांकि ये राजनीतिक मसला हो सकता है, लेकिन बीजेपी जहाँ ज़मीन तलाश रही है वहीं नीतीश कुमार जी अपना चाल जो है धीरे धीरे आगे करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसी के साथ साथ राजनीतिक कदम भी आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार जी ने एक झटके में 3 लोगों को सेट कर दिया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी ऐसे लोग हैं जो अपने इर्द गिर्द वाले लोगों के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। कभी ब्यूरोक्रेट्स के दम पर सरकार चलाने को लेकर के ऐसा भी आरोप लगता रहा है नीतीश कुमार जी पर कि ब्यूरोक्रेट्स से हमेशा घिरे रहते हैं, तो कभी व्यक्ति विशेष से घिरे रहने का। तो ऐसे में जो अशोक चौधरी जी हैं, कांग्रेस से कैसे आए थे अशोक चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से टूट करा करके कैसे आए थे जेडीयू में, आपको पूरा प्रकरण याद होगा। लेकिन समय के साथ साथ नीतीश कुमार जी के काफ़ी करीबी मंत्रियों में शुमार हो गए अशोक चौधरी जी, और इसके साथ साथ श्रवण कुमार जी जो कि मंत्री हैं और नीतीश कुमार जी के गृह जिले नालंदा से आते हैं। कैसे श्रवण कुमार जी नीतीश कुमार जी के करीबियों में से हैं, यह बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। तो नीतीश कुमार जी ने अपना इक्का जो है 2024 के लिए सेट करना शुरू कर दिया है, और इसी प्लान के तहत कदम बढ़ाते हुए उन्होंने एक साथ अपने दोनों करीबी श्रवण कुमार और मंत्री जो अशोक चौधरी जी हैं उन्हें एक बड़ा जो है गिफ्ट दिया है, और उसे जो है सेट कर दिया है। कहाँ कहाँ सेट कर दिया है, तो बिहार से बाहर कदम बढ़ाना जरूरी है। ऐसे में लोगों को जान करके
चुन करके या परख करके नीतीश कुमार जी ने अशोक चौधरी को झारखंड वाला दायित्व दिया है, झारखंड को संभालने का दायित्व दिया है जेडीयू की ओर से। और वहीं श्रवण कुमार जो मंत्री हैं उन्हें उत्तर प्रदेश में शिफ्ट किया है, उत्तर प्रदेश की राजनीति और उसे जो है समझने का पूरा मौका दिया है। यानी कि समझिए 2 लोगों को उन्होंने 24 के हिसाब से शिफ्ट किया है, श्रवण कुमार जो नीतीश कुमार जी के काफ़ी करीबी हैं और अशोक चौधरी जी को उन्होंने सेट किया है। अब आप सोच रहे हैं तीसरा कौन है, तो आपको बता दें कि पहले से ही इस बात की उम्मीद चल रही थी और मांग भी चल रही थी नीतीश कुमार जी से लगातार कि वे जो है तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री जो पद है उसे सौंप दे। तो ऐसे में आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी एक सभा में थे और वहाँ सभी लोग मौजूद थे, तो नीतीश कुमार जी ने भरे मंच से इस बात की ओर कह दिया कि आगे जो काम हम कर रहे हैं ये सारा काम तेजस्वी यादव जी को करना है। और इसके साथ ही बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई कि नीतीश कुमार जी किसी भी क्षण तेजस्वी यादव जी को सब कुछ सौंप देने वाले हैं। यानी कि एक और जहां एयरपोर्ट के लिए हो या फिर राजनीति के लिए हो, जहां बीजेपी जमीन तलाशने में बिहार में लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार जी के मन में जो एक टारगेट है 2024 वाला, उसको लेकर के नीतीश कुमार जी किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं और अलग अलग संभावनाओं की तलाश में लगे हुए हैं। चाहे श्रवण कुमार जी को वहाँ भेज करके हो, अशोक चौधरी को वहाँ सेट करके हो, तेजस्वी यादव जी को देने की बात कर रहे हैं। तो मतलब समझिए, अगर नीतीश कुमार जी जैसे व्यक्ति जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका कुर्सी प्रेम जगजाहिर है, नीतीश कुमार जी जब भरे मंच से भरी सभा में अब तेजस्वी यादव जी के लिए कहने लगे हैं कि उनको सब संभालना है, तो समझिए कितना खतरनाक रणनीति लेकर के नीतीश कुमार जी आगे चल रहे हैं। नीतीश कुमार जी राजनीतिक रूप से चाणक्य हैं, इस बात पर तो आपको दो राय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी ही ऐसे नेता हैं जो अब विरोधी भी अपने हिसाब से चुनते हैं। तो समझिए कि नीतीश कुमार जी अपना काम कर रहे हैं, बीजेपी कहीं ना कहीं उस पुराने ढर्रे पर ही रुकी हुई है और सुशील मोदी वाली रणनीति का बीजेपी को फिलहाल कोई फायदा मिलता हुआ बिहार में नहीं दिख रहा है। अगर जदयू को रोकना है, नीतीश कुमार जी को, विशेषतः नीतीश कुमार जी को रोकना है, आप देख रहे होंगे कि बिहार में नीतीश कुमार जी की छवि खत्म होती जा रही है, उनका जो है आधार जनाधार वो खत्म हो रहा है। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी इस तरह का दावा कर रहे हैं तो क्या अंदर चल रहा है, एक सवाल तो है ना। नीतीश कुमार जी अगर बड़ी लड़ाई के लिए आगे अगर तैयार हो रहे हैं तो इस लड़ाई के लिए असला जो है वो कहाँ से आएगा, इस लड़ाई के लिए जो ईंधन है वो संसाधन है वो कहाँ से आ रहा है और किस रणनीति के तहत लड़ाई करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो सोचना जरूरी है ना। लेकिन बीजेपी फिर वहीं पुराने ढर्रे पर लगी हुई है। तो अगर नीतीश कुमार जी से निपटना है तो बीजेपी को एक नई रणनीति के साथ उतरना होगा और फिलहाल बिहार बीजेपी तो इस पूरे प्रकरण में हाथ खड़े किए हुए दिख रही है। 2017 से 2022 में 23 में नहीं पहुंच रही है अभी बिहार बीजेपी। जुड़ रही है आप जनता टॉकीज के साथ। कैसा लगता है आपको हमारे ये खास पेशकश, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। जनता टॉकीज को अगर आप देखते हैं तो देखने के साथ इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, फॉलो करें और ऐसे ही करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।